छोटे शेयर ऊंची छलांग, और काफ़ी सारे दर्शकों के हमें सवाल ऑलरेडी मिल चुके हैं और शुरुआत करते हैं हम दर्शकों के सवाल लेने के लिए। और हमारे साथ अंशुल जी आज स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। अनुज सिंह जी का सवाल है, शैली इंजीनियरिंग का शेयर इन्होंने 1774 के रेट पर लिया है, इसमें क्या करना चाहिए अंशुल जी? 25% का प्रॉफिट हो रहा है। अभी होल्ड करना है सर, इसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लेना चाहिए। अच्छा, इसमें स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, हमारे क्लाइंट लॉन्ग हो सकते हैं, हमने बाई दिया हुआ है तो क्लाइंट लॉन्ग हो सकते हैं। इसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है 2078 का और अभी होल्ड करके चलना है। अगर ये स्टॉक ऊपर में जो स्विंग हाई है इसका 2250 ये निकाल लेता है तो फिर और एक 150 पॉइंट की और तेज़ी 2400 तक की मिलेगी। लोअर डिग्री चार्ट पे बाइंग का पैटर्न बन भी रहा है तो अभी होल्ड करना चाहिए। 2078 सपोर्ट है, इसी को इसके नीचे क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करना चाहिए। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं, डीएमपी के नाम से उनकी आईडी बनी हुई है, पीयूष जी हैं, बोल रहे हैं कि पहले तो अंशुल जी धन्यवाद, आई बुक्ड 6% प्रॉफिट ऑन किर्लोस्कर इंजीनियरिंग फॉर 50% क्वांटिटी, ओके, नाउ 2% प्रॉफिट ऑन रेस्ट ऑफ 50%, प्लीज एडवाइज न्यू टारगेट। किर्लोस्कर इंजीनियरिंग में अंशुल जी इसमें ऑलरेडी 50% पोजीशन पर प्रॉफिट बुक कर चुके हैं, 50% पोजीशन रह गई है, क्या टारगेट्स रखें? सर हम अपने क्लाइंट को बुक करा के बाहर कर चुके हैं तो इसमें फ्रेश टारगेट या पैटर्न जब बनेगा तब करेंगे। फिलहाल प्रॉफिट बुक करके कैश पे आ जाना चाहिए, कुछ नया जब बनेगा तो देखेंगे। ठीक है। एक हमारे दर्शक, यही हमारे दर्शक हैं धानी और फैक्ट पर और पूछ रहे हैं कि सर इन पे और बता दीजिए कि टारगेट स्टॉप लॉस क्या रखें। फैक्ट में वापस से जैसा मैंने कहा था 989 के ऊपर जिस दिन निकलेगा स्टॉक में वापस से मोमेंटम आ जाएगा। फिलहाल अब ये वीकली चार्ट पे खेलने लगा है, फिलहाल डेली चार्ट का इतना वजन नहीं रह गया क्योंकि डेली चार्ट का जो पैटर्न था वो नहीं चला। हालांकि दोबारा उसके ऊपर आया है 989 के ऊपर, जब तक टिक रहा है कोई खास दिक्कत नहीं है। इसमें ब्रेकआउट वीकली चार्ट पे बनेगा जब ये 1112 के ऊपर निकलेगा, तो फिलहाल 1112 तक तो जा रहा है, उसके ऊपर जब निकल जाएगा तो बढ़िया आपको 1300 तक के टारगेट मिल जाएंगे। तो आराम से इसको शांति से छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारे क्लाइंट्स के पास लॉन्ग हो सकता है और धानी भी क्लाइंट्स के पास लॉन्ग हो सकता है, ये भी हमने बाई दिया है। धानी एक बार के लिए लग रहा है कि 74 रुपये तक की अपसाइड 74 रुपये 20 पैसे तक की अपसाइड मिल सकती है, तो दोनों हमारे क्लाइंट के पास लॉन्ग होंगे। धानी पिछले 3-4 क्वार्टर में ट्रिपल डिजिट टीपीएस गेन है, तो स्टॉक को बेचने की या प्रॉफिट बुकिंग की अगर जल्दी नहीं करेंगे तो थोड़ा बड़ा पैसा कमा सकते हैं। ठीक है। अगला सवाल मिला है हमें लर्नर के नाम से, हमारे एक दर्शक हैं आरती ड्रग्स, इन्होंने 530 रुपये के लिए हुए हैं, एवरेज करें, होल्ड करें या सेल करें? आरती ड्रग हमारे क्लाइंट्स के पास लॉन्ग हो सकता था, नहीं इसमें हमारा स्टॉप लॉस कट गया था 510 के नीचे, उसके बाद से लॉन्ग नहीं है। अभी फ़िलहाल 475 का जो सपोर्ट है ये प्रोटेक्ट हो रहा है, अगर इसी तरह 475 के ऊपर 2-3 दिन टिक गया तो हम दोबारा से बाई कॉल देंगे। 510 का पहला टारगेट रहेगा और एक्चुअल ब्रेकआउट स्टॉक में 510 के ऊपर बनेगा। 510 निकलने के बाद स्टॉक में 560-575 तक की अच्छी खासी तेज़ी डेवलप होगी। वीकली का पैटर्न डेवलप हो रहा है तो थोड़ा सा पेशेंस वाला प्ले बनेगा, बहुत जल्दी मोमेंटम नहीं बनेगा। ठीक है। एक इनका सवाल और है अंशुल जी, अदानी ग्रीन 954 रुपये के इन्होंने 500 शेयर लिए हुए हैं, अभी इसमें क्या करें? इसमें आज अच्छी स्ट्रेंथ भी लौटती हुई दिखाई दे रही है। अदानी ग्रीन मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में है तो इस पर मैं सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने बार बार बोला था कि 910-912 की जोन में आके मैं बाई करूंगा और मतलब उस जोन में मेरा लॉन्ग पोजीशन बनेगा। वापस से परसों नरसों जब नीचे आया था तब भी आई वॉज क्लियर कि लो स्वीप होते ही से मैं अपने लिए लॉन्ग पोजीशंस ऐड करूंगा। तो फिलहाल मेरे अपने पोर्टफोलियो में 976 आएगा तो नीचे का लिया हुआ प्रॉफिट बुकिंग करूंगा, ऊपर वाला 1126 तक के लिए रखे हूँ। तो अदानी ग्रीन में रोज़ कुछ ना कुछ ट्रेड चल रहा है तो इस पर कोई सलाह रहेगी नहीं, मेरा खुद लॉन्ग साइड का लंबा ट्रेड है इसमें और टाटा टेक में। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं, ये पूछ रहे हैं आबिद भाई, ओला इलेक्ट्रिक कहाँ तक जाएगा? सर इन्होंने अंशुल जी ने ऑलरेडी 66 के करीब के टारगेट दिए थे, इन्होंने 47 रुपये की हिसाब से 2000 शेयर लिए हुए हैं, क्या करना चाहिए अंशुल जी? प्रॉफिट बुक कर लें? 66 से तो थोड़ा नीचे आ गया, तो 66.66 मेजर रेजिस्टेंस है, मेरे को नहीं लगता पार होगा। तो अगर आपको लग रहा है कि पार होगा तो आप वेट कर सकते हैं, बाकी मुझे नहीं लग रहा है कि ये पार होगा।
आपकी जगह में होता तो 3 दिन में 4 दिन में अच्छा मूव मिला है, प्रॉफिट मिल रहा है, मैं निकल जाता। ठीक है। ऋषिकेश एक हमारे दर्शक हैं, इनका सवाल है ज्योति लैब पर 348 रुपए के इन्होंने कुछ शेयर लिए हुए हैं। क्या व्यू रहेगा आपका? ज्योति लैब में कंसोलिडेशन बन रहा है। किसी भी दिन अगर मोमेंटम बना और 350 निकला तो बड़ी तेजी से 396 तक के टारगेट आपको मिल सकते हैं। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं, ये शाहयारी इंजीनियरिंग, ये 1774 का लिया हुआ है इन्होंने। अंशुल जी इस पर नहीं, इन्होंने सवाल ऑलरेडी शायद पूछ लिया। ये इन्होंने दोबारा शैली इंजीनियरिंग नहीं, वो शैली इंजीनियरिंग को ही इन्होंने दोबारा से लिख के शाहयारी इंजीनियरिंग, वो गलत इन्होंने सवाल पूछ लिया। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। एक हमारे दर्शक हैं जो कि सवाल पूछ रहे हैं एंजल वन पर। साहा साहब हैं, 2200 रुपये के लिए हैं, 772 शेयर, 3 साल का व्यू है। इस पर आपकी लॉन्ग टर्म राय हो गई एक तरह से। अंशुल जी इस पर बताएं क्या करें? एंजल वन तो 3010 का अपना टारगेट अचीव हुआ था, उसके बाद से हम इस स्टॉक से प्रॉफिट बुकिंग और एग्जिट की सलाह दे चुके हैं कि 3010 निकला है। अगर इसके ऊपर टिका तो ठीक है, नहीं धीरे धीरे करके वापस 2016 का बेस रीटेस्ट करने आएगा और फिलहाल वही हो रहा है। 2721 का भी जो सपोर्ट था तोड़ के उसी को रेजिस्टेंस लेकर रिजेक्ट करके नीचे आया है, तो मेरे को नहीं अच्छा लग रहा है। एक पुल बैक आपको मिल सकता है 2400-2560 तक, बट कोई लॉन्ग साइड का ट्रेड नहीं दिख रहा है मेरे को, नीचे 2016 तक आते हुए दिख रहा है। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है मैक्स हेल्थ पर। श्रीकांत साहू जी का 1190 पर लिए हैं, बाय किए हैं। इसमें क्या राय रहेगी अंशुल जी? मैक्स हेल्थ 1200 रुपये में मैं प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दे रहा हूँ। अगर आप प्रॉफिट बुकिंग की सलाह के बाद बाई कर रहे हैं तो भगवान मालिक है। फिलहाल तो नीचे 1121 जा सकता है, और अगर 1121 नहीं प्रोटेक्ट हुआ तो फिर 1058 तक के भी टारगेट नीचे मिल सकते हैं। अंशुल जी आप दिल्ली में आए हैं, आज नोएडा में आए हैं, मतलब जोश थोड़ा कम है, क्या बात है? सब तबीयत ठीक है? एकदम बढ़िया चल रहा है सर। कुछ सुस्त दिख रहे हो आप आज, क्या बात है? वो मुस्कान नहीं, वो उदासी सी है, ट्रैफिक ने ज़्यादा परेशान कर दिया क्या? नहीं, वो तो अपने घर से निकलते हैं तो कुछ ना कुछ परेशानी बनी ही रहती है। अरे चलो आपसे पूछेंगे। वीरेंद्र सिंह जी का सवाल है वारी एनर्जी पर बताएं सर, क्या इसमें व्यू रहेगा? वारी एनर्जी में 3400 का टारगेट था जो परसों के सेशन में टेस्ट हो चुका है 3445 का। 3116 के ऊपर 3445 का टारगेट हमने मल्टीपल टाइम डिस्कस किया था, कंप्लीट करके प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। तो फिलहाल नया कोई ट्रेड नहीं है, नया ट्रेड जब 3445 के ऊपर टिकेगा तभी बनेगा, अभी तो नहीं बन रहा। ठीक है। सुहादी बानिक जी बोल रहे हैं कि 5 साल के लिए विनीत सर से कोई एसआईपी वाला स्टॉक पूछना है सर। सर ये पूछ लिया ऑलरेडी, वो एनएचपीसी बताकर गए हैं आज कि वो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको लेना है, स्लो मूविंग है, धीरे रिटर्न देगा, लेकिन मल्टी बैगर बनेगा। कह रहे, उन्होंने बताया अभी कॉन्सेप्ट भी बताया कि कैपेसिटी कंपनी डबल करने जा रही है, बहुत आगे कंपनी के एक्सपेंशन प्लान्स हैं, बड़े बड़े एक्सपेंशन प्लान्स हैं, तो यहाँ से कंपनी को बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है। तो इसलिए वो सर कह के गए हैं कि धीरे धीरे इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और जिनको थोड़ा सा मिड टर्म में अगर कोई काउंटर देखना है तो उन्होंने रिलायंस भी अपनी टॉपिक में शामिल किया था। शंकर जी बोल रहे हैं डियर विवेक जी प्रणाम, जय हिंद जय भारत, जय हो मोदी पुतिन जिनपिंग की। सर अब मैं क्या ही बोलूँ, इसमें जय हिंद जय भारत तक ठीक था, बाकी प्रधानमंत्री की तो जय हो, बाकी जो जियोपॉलिटिकल चल रहा उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। अगला सवाल हमें मिला है हेंजना सेलिया जी का डेटा मैटिक्स पर। सर 990 के लिए हुए हैं, क्या करें इसमें शॉर्ट टर्म के लिए अंशुल जी? डेटा मैटिक्स में अगर निकलता है 1030 के ऊपर तो फिर 1100 तक की रैली बनेगी। एटीआर एक्सटेंशन कैंडल 7 अगस्त को बनी थी, उसके बाद से प्रॉफिट बुकिंग और वापस से एक पुल बैक आ चुका है। तो अब यहाँ से अगर सब कुछ सही रहा और 1025 1030 के ऊपर टिक गया तो अपसाइड बन जाएगी, नहीं तो फिर स्टॉक में दिक्कत आना स्टार्ट होगी। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं महेंद्र सिंह राजपुरोहित जी, ये केएनआर कंस्ट्रक्शन के बारे में जानना चाहते हैं, आपका व्यू?
KNR कंस्ट्रक्शन में तो मेरा व्यू अभी भी वीक ही है, 218 का लेवल भी नहीं प्रोटेक्ट हुआ और प्रीवियस जो स्विंग लो था वो भी टूट गया है 206 का, तो अभी वीकनेस बनी रहेगी। डाउनसाइड टारगेट या लेवल में नहीं डिस्कस करना चाहूँगा क्योंकि इतना ओवरसोल्ड है कि अगर किसी एक दिन एक छोटा सा भी अगर इंस्टीट्यूशन का बायर आ गया तो 218 225 तक की बाउंस बैक आ सकती है, बट ओवरऑल वीक लग रहा है। बाउंस बैक के लिए भी 205 206 निकालना ज़रूरी है, तो अगर बाई करने की सोच रहे हैं तो कम से कम 205 निकलने तक का तो वेट करना ही पड़ेगा। ठीक है, हेमंत पाल जी हैं, वो पूछ रहे हैं कॉनकॉर्ड बायोटेक का, इस पर आपका व्यू। कॉनकॉर्ड बायो साइडवेज काउंटर है, बहुत ज़्यादा कोई मोमेंटम नहीं है और वैसे भी इसमें पहले से बाइंग क्लाइमेक्स हो रखी है, तो बाइंग क्लाइमेक्स के बाद नीचे के भी लॉन्ग लिक्विडेशन के भी टारगेट हो चुके हैं, पुल बैक भी हो गया, तो अब चॉपीनेस रहेगी। ब्रॉडली रेंज बन सकती है 2050 और नीचे में 1475, यही रेंज बनती हुई दिख रही है। इससे ज़्यादा इस चार्ट में कुछ है नहीं। अगर आप सोच रहे हैं कि बहुत पैसा कमा लेंगे इस चार्ट से, तो इट इज़ फार फ्रॉम मेकिंग एनी मनी। इसमें फंसने की गुंजाइश बहुत ज़्यादा है, पैसा बनने की गुंजाइश बहुत कम है। ठीक है, सुभोजीत रॉय जी का सवाल है टाटा पावर, इनके पास 800 शेयर हैं 150 रुपये पर। अरे वाह रॉय साहब, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने इतने अच्छे लेवल पर एक अच्छे स्टॉक को एक अच्छी कन्विक्शन के साथ होल्ड किया है। लॉन्ग टर्म का नज़रिया ये तो सर अब बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं समझ ही गया हूँ। अभी भी यहाँ से आप लॉन्ग टर्म देख रहे हो, ये और अच्छी बात लगी मुझे। लेकिन अंशुल जी, ये काउंटर थोड़ा सा पिछले एक साल से सुस्त कैटेगरी में चल रहा है, कुछ है इसमें लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे गेंस की संभावना? फिलहाल तो लग तो रहा है कि चलेगा, लेकिन ये हर बार 410 411 से फिसल जाता है। वही है, 415 के ऊपर जिस दिन टिकना स्टार्ट करेगा, वो रैली जो स्टार्ट होगी 447 और 485 बोलने के टारगेट हैं, बाकी जा ये 600 रुपये रहा है, तो 150 से इतना इंतज़ार किए तो और 6-8 महीना इसी तरह, मतलब 1-1.5 साल 2 साल इसी तरह छोड़े रहिए, 600 रुपये मिल ही जाएगा। ठीक है, एक हमारी दर्शक हैं निष्ठा श्रीवास्तव जी, इन्होंने बोला है कि सर मैं बेलराइज में प्रॉफिट बुक कर चुकी हूं, अब मुझे बताएं कि आगे दोबारा कब बाय करना है। तो बेलराइज ही बाय करना है, तो इसके बारे में अंशुल जी कुछ आपकी राय? नहीं, अब मैं बेलराइज बिल्कुल नहीं बाई करूँगा। बेलराइज में जो बाई था, दोनों बार सेटअप कंप्लीट हो गया है, 3 बेस कंप्लीट हो चुके हैं, तो अब ये साइड एक बड़ा बेस बना, ये स्टॉक एक बड़ा बेस बनाने जाएगा। फिलहाल मेरे को नहीं लग रहा है कि इसमें जल्दी कोई ट्रेड बनता हुआ दिखेगा, तो किसी और में चलते हुए काउंटर में अगर मतलब एंटर करने की कोशिश करेंगे तब कुछ पैसा बनेगा, इसमें फ़िलहाल कुछ तो नहीं हो रहा। ठीक है, राकेश तायल जी हैं, एमक्योर का स्टॉप लॉस हिट हो गया है, पूछ रहे हैं कि होल्ड करें या एग्जिट। एमक्योर में तो ब्रेकआउट ही फेल हो गया था, तो एमक्योर 1458 के बाद से ही वीक है। फिलहाल अगर 1458 पे नहीं निकले तो 1345 का स्टॉप लॉस बनेगा, 1345 के नीचे वीकनेस आएगी। फिलहाल ऐसा लग रहा है कि ये हैंडल बनाने नीचे आया है और ये एक वापस अटेम्प्ट देगा 1500 के ऊपर निकलने का, तो 1345 समथिंग और लेवल है, 1340 पकड़ लिए, 1340 क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगा के एमक्योर होल्ड करना चाहिए अगर आपके पास है तो। ठीक है, एचडीएफसी बैंक में भारत जी हैं, ये पूछ रहे हैं सर अब एवरेज कर सकते हैं क्या इन लेवल्स पर? देखिए, एचडीएफसी बैंक में अगेन वही प्रॉब्लम है जो पीछे रिलायंस में थी और उसके बाद बजाज फिनेंस में थी। स्टॉक स्प्लिट हुआ है, तो अब ये जो लिक्विडिटी बढ़ी है नंबर ऑफ़ स्टॉक्स की, इसको एब्जॉर्ब करने में कम से कम 3-4 महीने का समय लगेगा, और चाहे रिलायंस हो चाहे बजाज फिनेंस हो, दोनों संभाल नहीं पाए थे, 15% करेक्ट हुए थे अपने हाई से, तो मैं बहुत जल्दी से तो नहीं इसमें बाई करूंगा। हालांकि 946 के मेजर सपोर्ट पे है, तो सेल की सलाह तो नहीं रहेगी, लेकिन बाई की फ़िलहाल नहीं रहेगी जब तक ये पूरी तरीके से एब्जॉर्ब नहीं होता है। ठीक है, सौरभ सिंह जी पूछ रहे हैं एशियन एनर्जी सा 361 के लिए क्या टारगेट्स रहेंगे इस पे? एशियन एनर्जी, देखिए एशियन एनर्जी में ब्रेकआउट आया है 329 रुपये पे, उसके बाद से अटक गया है 366 के आसपास। मोस्ट लाइकली अगर खिंचा तो 413 तक जा सकता है, बाकी बहुत अच्छा कोई बाई सेटअप है नहीं। ठीक है, अगला सवाल हमें मिला है यहाँ पर
टाइम टेक्नो पर जुगनू शाह जी का, इस पर व्यू बता दीजिए सर अपना। टाइम टेक्नो 478 वापस से अटेम्प्ट करने आ रहा है। लास्ट टाइम ब्रेकआउट दिया था, वापस नीचे आ गया और सेकंड अटेम्प्ट मार रहा है। सेकंड अटेम्प्ट ज़्यादा पावरफुल होता है, थर्ड अटेम्प्ट और ज़्यादा पावरफुल होता है। तो सेकंड अटेम्प्ट है 478 के ऊपर टेका, तो हम अपने क्लाइंट्स को वापस लॉन्ग सजेस्ट करेंगे। 520 530 करीब का टारगेट रहेगा, लेकिन जब 478 के ऊपर टिक जाएगा तब। ठीक है। साक्षी जैन जी पूछ रही हैं, अदानी ग्रीन पे मैम मैं डिस्कस कर चुका हूं तो उस पर नहीं करूंगा। JSW इंफ्रा 297 के लिए हैं, ये पूछ रही हैं कि कितना नीचे आ सकते हैं, फिर किन लेवल्स पर बाय करें इनको। देखिए वैसे तो इसकी रेंज है 276 328, लेकिन फिलहाल 294 तोड़ने ये स्टॉक तैयार नहीं हो रहा है। तो अगर आपको लेना है, आधा स्टॉक 294 के आसपास ले लीजिए, आधा स्टॉक 276 के आसपास ले लीजिएगा। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं सनी राठौर जी, लाइका लैब में पूछ रहे हैं 166 रुपये के भाव से लिए हुए हैं, एवरेज करके लॉस कम किया जा सकता है क्या? 97 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगा के एक तुक्का मार लीजिए। तुक्का है, ट्रेड नहीं है। तो 97.9 मेजर सपोर्ट है। 8-10 दिन से या वीकली पे देखेंगे तो चौथा हफ्ता है, वहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। डेड कैट बाउंस आना है तो 120 तक आ सकती है। वही है, मिला तो 20 रुपये, गया तो 3-4 रुपये, वो वाला हिसाब किताब में एक तुक्के वाला ट्रेड करना है तो कर सकते हैं। बाकी मैं जनरली इस टाइप के ट्रेड नहीं सजेस्ट करता हूँ, चूँकि आप फंसे हुए हैं तो एक बार मजबूरी है करना। 97 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगा के एक बार एवरेज कर सकते हैं। ठीक है। जगदीश कुमार जी CG पावर पर पूछ रहे हैं, क्या टारगेट होगा सर? CG पावर में बढ़िया ब्रेकआउट आया है। CG पावर स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, क्लाइंट्स लॉन्ग हो सकते हैं। फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है और ये लास्ट टाइम आपके शो पे भी डिस्कस हुआ था कि इसने रैली ली है, स्टॉक ने बेहतरीन फ्लैग बनाया है, उसके बाद पोल बनाया था, उसके बाद फ्लैग बना था। पोल इसने बनाया था 31 दिन में 36% का, उसके बाद से पूरा फ्लैग बना है, जिसका ब्रेकआउट फ्राइडे को दिया है 690 में। 690 से 738 आ गया है। 800 रुपये तक का टारगेट बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है। मनमोहन जी पूछ रहे हैं, सर JK टायर और डाबर पर आपकी राय करंट प्राइस पर? JK टायर में तो फिलहाल के लिए 335 का एक मिनी ब्रेकआउट है, ऊपर में जा सकता है 370 तक, बट बहुत अच्छा ट्रेडेबल पैटर्न नहीं है। दूसरा पिडीलाइट था ना? नहीं, दूसरा एक था डाबर, एक था JK टायर। डाबर में अच्छा ब्रेकआउट है, वॉल्यूम नहीं है बट प्राइस वाइज अच्छा स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है। टिक गया 545 के ऊपर तो 565, और फिर गैप फिल करने के लिए, और ऊपर गैप फिल करने के लिए 586 तक जा सकता है। FMCG में पुल बैक है, तो उसी पुल बैक में डाबर अगर 586 तक चला गया तो बहुत बढ़िया है। बाकी क्या ट्रेड करना चाहिए, तो जवाब है अगर 100 क्वांटिटी ट्रेड करते हैं तो 10% क्वांटिटी से ट्राई करने में कोई बुराई नहीं है। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं, वो BCL इंडस्ट्रीज़ के बारे में जानना चाहते हैं। सर आपका व्यू 5 से 7 साल के लिए। कैलकाटा बेस्ड कंपनी है ये, डिस्टिलरी, ऑयल रिफाइनरी एंड रियल एस्टेट, इन 3 बिजनेसेस में है। इस पर आपकी राय? वीक लग रहा है, एक्सट्रीमली वीक लग रहा है काउंटर, और नीचे में अगर 39.540 ये लेवल तोड़ दिया तो एकदम मुँह के बल गिर जाएगा 33 रुपये 34 रुपये 60 पैसे तक। वैसे भी हमने देखा है कि बंगाल पर आधारित जो ज़्यादातर शेयर हैं वो पिछले कुछ सालों से सुस्त हो गए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मतलब जो नॉर्थ ईस्ट या उस जगह पर अपना बिजनेसेस कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल बंधन बैंक हो गया, टी के काउंटर हो गए, एक पहले श्रेय इंफ्रा हुआ करता था, ये BCL इंडस्ट्रीज़ भी सुस्ती चल रहा है। हालांकि ये इस पूरे सेक्टर में ही अगर हम देखें तो काफ़ी समय से सुस्ती रही है, लेकिन काउंटर पर मूव उतने हैं नहीं। एक हमारे दर्शक हैं हेमंत पाल जी, वो पूछ रहे हैं अंशु जी कॉनकोर्ड बायोटेक का, इस पर आपका व्यू? कॉनकोर्ड अभी अपन ने डिस्कस किया सर कि कोई खास इसमें कोई कॉनकोर्ड बायो अभी डिस्कस किया कि इसमें कोई वो नहीं बन रहा। ट्रेडिंग रेंज है 2050 ऊपर में, 1450 करीब नीचे में, तो स्टॉक अच्छा नहीं है। बाइंग क्लाइमेक्स करने के बाद से फॉल, पुल बैक और सारी चीज़ें हो गई, चॉपीनेस में है, तो नहीं, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। एक हमारे दर्शक हैं सुबोध कुमार जी, ये पूछ रहे हैं हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल
530 रुपये की इनकी बाय है। एवरेज कर सकते हैं क्या 2 साल के लिए? नहीं, बाइंग क्लाइमेक्स तो नहीं है, लेकिन क्लाइमेटिक मूव है और 592 टूटने के बाद से कुछ ज़्यादा ही इसमें स्टॉक में दिक्कत है। फ़िलहाल तो जब तक पकड़े हुए हैं 450 को, 445 450 को, तब तक आप ये मान के चल सकते हैं कि एक बार के लिए स्टॉक शायद संभला रहे। बट अगर 440 निकल गया तब तो स्टॉक में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। नीचे में करीब करीब 307 रुपये का टारगेट खुलेगा, एक माइनर सपोर्ट 378 का रहेगा। तो एवरेज करने लायक नहीं है कोई और दूसरा अच्छा स्टॉक में। इससे अच्छा तो आप JSW इंफ्रा में पैसा डाल के छोड़ दीजिए। जब तक ये कंसोलिडेशन भी पूरा नहीं कर पाएगा वो अपना टारगेट कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, अगला सवाल हमें मिला है सुजलॉन पर। सुजलॉन पर क्या करें सर? सुजलॉन में हम एक्सपेक्ट कर रहे थे गैप फिल होगा और गैप फिल हो गया। 55 रुपये 24 पैसे का गैप फिल हो गया है। उसके बाद हैमर बना है, थर्ड डे ऑफ पुल बैक है। अगर ये पुल बैक 61.76 निकाल लिया तो स्टॉक वापस से अपना अप ट्रेंड रिज्यूम कर लेगा, नहीं तो फिर एक रेंज में चला जाएगा। तो 59.78 61.6 ये और जोन है जहाँ पे ये स्टॉक अटक सकता है। नहीं अटका तो फिर ठीक ठाक निकल जाएगा। ठीक है, एक हमारे दर्शक हैं ये पूछ रहे हैं सर SSWL, इस पर आपकी राय। स्टील स्ट्रिप्स व्हील, स्टील स्ट्रिप SSWL 234.90 तक जा सकता है। फिलहाल जो पुल बैक है 234.90 तक जा सकती है। अगर उसके ऊपर टिका तो फिर और कोई तेज़ी बनेगी, अगर नहीं टिका तो फिर तेज़ी बनना मुश्किल है। मेरे लिए स्टॉक अवॉइड लिस्ट में है क्योंकि बहुत पहले ही ये बाइंग क्लाइमेक्स करके नीचे आया है, पुल बैक भी कंप्लीट हो गया है, उसके बाद ये फॉल है तो अब चॉपीनेस में ज़्यादा जाते हुए दिख रहा है। तो अवॉइड ज़्यादा रहेगा, कोई बहुत अच्छा ट्रेड नहीं बन रहा है। ठीक है सर, अदानी पावर पर आपका व्यू? अदानी पावर चल रहा है 606 608 के आसपास चल रहा है। अदानी ग्रुप में जब तक ये अमेरिका वाला इशू नहीं निपटता है तब तक अदानी में फंड का एक्शन दिखेगा नहीं, और बिना फंड के एक्शन ये स्टॉक चलेगा नहीं, क्योंकि रिटेलर अपने पोर्टफोलियो से इसको बाहर निकालता नहीं है, मतलब जल्दी बेचता नहीं है, और मतलब लिक्विडिटी कम हो जाती है कि फंड एक्शन जैसे ही आएगा ऐसी लिक्विडिटी आने लगेगी। तो 681 और 751 के लेवल में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मूव आनी चाहिए। ठीक है, अब मार्केट की स्थिति पर नज़र डालें तो मार्केट में अब 24,717 ऑलमोस्ट 750 के लेवल्स को टेस्ट करके अब निफ्टी थोड़ा सा रिट्रेस होने की कोशिश कर रही है, 720 के करीब आ गई है। हालांकि हम अभी इसको कोई कमज़ोरी नहीं कह सकते, लेकिन हाँ मार्केट में यहाँ पर थोड़ी सी सुस्ती आई है, और अब सेंसेक्स में करीब 300 पॉइंट की तेज़ी देखने के लिए मिल रही है। निफ्टी IT और निफ्टी बैंक दोनों में तेज़ी देखने के लिए मिल रही है। अंशुल जी आगे, आज एक शेयर टाटा टेक, इस पर काफ़ी सवाल आते हैं, थोड़ी स्ट्रेंथ लौटी है। मैं एक्चुअली तीनों पर ही आपकी राय लूँगा, इन्फोसिस, टाटा टेक और TCS, इन तीनों में अभी आपको शॉर्ट टर्म में कौन सा प्ले लग रहा है, अगर कोई लग रहा है तो, और टाटा टेक पर आपकी राय? देखिए, टाटा टेक हमने एक्सपेक्ट भी किया था कि गैप फिल करने नीचे आएगा 657 660, वहाँ पे मैं बाई करूँगा, तो मैं बाई करके अपना बैठा हूँ। 717 पहला टारगेट है, अगर 717 निकला तो फिर 803 तक का टारगेट खुल जाएगा। तो मैं अपनी जो स्ट्रेटजी बनाया हूँ उस हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट रेट पे ऐड किया है। ऊपर में जब आएगा 717 745 की जोन तो प्रॉफिट बुकिंग भी करूँगा। तो अदानी ग्रीन, टाटा टेक दोनों में लॉन्ग साइड में मेरे ट्रेड हर डिप पे बन रहा है। अगर मेरे को 900 पे सस्ता 1000 रुपये पे सस्ता लग रहा था तो 900 पे और सस्ता लगना ऑब्वियस है, क्योंकि वीकली चार्ट पे 200% 250% की अप मूव दिख रही है। तो इस गिरावट में घबराने की जगह मैं ऐड करने वाला हूँ, क्योंकि वीकली पे बड़ी अप मूव दिख रही है। तो टाटा टेक कोई बाई सेल स्टॉप लॉस टारगेट की सलाह नहीं रहेगी, क्योंकि मेरे अपने पोर्टफोलियो में लॉन्ग है और कंटिन्यूस टिप पे मैं लॉन्ग करते जा रहा हूँ। इन्फोसिस अगेन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो
टिकट साइज़ की वजह से इन्फोसिस ज़्यादा प्रेफर्ड रहेगा, बट इन्फोसिस TCS दोनों लॉन्ग टर्म एक्यूमुलेशन जोन में आ चुके हैं। 3018 पे TCS हमने रिकमेंड किया था कि लॉन्ग टर्म आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऊपर गैप फिल करने के लिए पहले जाएगा, करीब गैप है 3323 पे, पहले वहाँ जाएगा, फिर धीरे धीरे करके ऑल टाइम हाई भी निकल जाएगा। तो अगर आप इन्वेस्टर हैं तो इन स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करते चलिए, ऑल टाइम हाई आपको मिल जाएंगे टारगेट्स। ठीक है। विनोद जी का सवाल है, GSFC पर व्यू आपका जानना चाहते हैं। GSFC में आज ब्रेकआउट तो ठीक ठाक आया है और पूरा कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट है, बट प्रॉब्लम यह है कि मोमेंटम बहुत अच्छा नहीं है काउंटर में पीछे से। अगर पीछे से मोमेंटम अच्छा होता तो 154 दिन का कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट है, स्टॉक आराम से 260 रुपये तक जा सकता था। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो है, बहुत एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो GSFC लॉन्ग कर लीजिए, 260 रुपये मिल जाएगा। बाकी अगेन मैंने पहले ही सजेस्ट किया था कि मेरी टॉप पिक RCF है जिसका टारगेट हो गया, दूसरा NFL है जिसमें प्रॉफिट बुकिंग हो गई, तीसरा फैक्ट है जो वापस 989 रिक्लेम किया है, तो ये चौथे नंबर पे आता है। और टॉप 2 के बाद मैं तीसरे और चौथे पे नहीं जाता हूँ। ठीक है, अब तो दर्शक भी लिख रहे हैं अंशुल यार मूड थोड़ा वीक है आपका, क्या बात है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। एक तो इतनी लाइट आप लोग लगा के रखते हैं कि चश्मे पे लाइट पूरी मारने लगता है। अंशुल जी वो तो स्टूडियो के हिसाब से खैर लगा रखी है, लेकिन कोई खास, सब ठीक है ना? तबीयत अभी ठीक है? मेरी तबीयत एकदम सही है। दवाई गोली मंगवाई जाए? ना अच्छा, फिर गोली, दवाई गोली हम लेते नहीं, दवाई मत लीजिए, गोली ले लीजिए। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। राम जी का सवाल है REC और PFC, इन दोनों पर आपका व्यू। देखिए REC PFC अगेन वही डेड कैटेगरी के शेयर हैं। REC लास्ट टाइम आपको याद होगा 399 पे हमारा डिस्कशन हुआ था कि नीचे स्विंग लो जो है REC में 359 का ये टेस्ट कर सकता है, तो वो कल परसों के लेवल में टेस्ट हुआ है और ये बाउंस बैक उसी का बाउंस बैक है जो खिंच सकता है ऊपर, क्योंकि 399 से नॉन स्टॉप गिरते हुए 348 आया है, तो एक बार 374 तक पुल बैक दे सकता है, बट इवेंचुअली वापस से जो स्विंग लो है 347 ना सिर्फ टेस्ट होगा बल्कि टूटते हुए दिखेगा। बाइंग क्लाइमेक्स वाला काउंटर है तो मेरे को बहुत ज़्यादा कोई उम्मीद नहीं है। तो रेलवे, REC, PFC इन सब में बहुत लंबा समय लगेगा, बहुत लंबी कंसोलिडेशन रहेगी। PFC भी 375 का सपोर्ट था, उसको टेस्ट करके रिवर्सल मारा है, बट 430 तो फिर भी नहीं पार हुआ है, तो नीचे 336 आते हुए दिख रहा है। ठीक है। विजय जामवाल जी का सवाल है, डैम कैपिटल, सर इस पे राय दे दीजिए, 305 की बाइंग है। डैम कैपिटल तो IPO वाला, हाँ ये IPO वाला शेयर है सर। IPO बेस अभी नहीं बना है, IPO के बाद से कंटिन्यूसली डाउन मूव है, 2 बार डबल बॉटम बन रहा है 200 के आसपास, लेकिन अभी फार फ्रॉम मेकिंग IPO बेस, तो मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है स्टॉक में, और IPO बेस बनने तक आपका भी होना नहीं चाहिए। ठीक है, आज हमारे साथ दीपक नागर जी अलवर से जुड़े काफ़ी दिनों बाद। दीपक जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है दीपक जी? सर हाल तो सही है, मुझे अंशुल सर वो एजिस लॉजिस्टिक का पूछना था सर, एग्जिट करना पड़ेगा या एवरेज करने, फिलहाल काफी लॉस हो रहा है सर। कौन सा शेयर? एजिस लॉजिस्टिक्स। एजिस लॉजिस्टिक्स, ओके। 930 के भाव पर लिया हुआ है, 579 शेयर है। अंशुल जी एजिस में कितना टाइम लगेगा इनको एग्जिट के लिए? फिलहाल 683 स्वीप हुआ है, तो एक बार ऊपर में 740 जा सकता है। 740 अगर निकला तो कुछ तेज़ी बनेगी, तो फिलहाल तो मतलब ट्रेडेबल तो पैटर्न मेरे को नहीं दिख रहा है, बट स्वीप हुआ है तो एक बार ऊपर में 740 जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर सर आपको व्यू मिल गया है। अगला सवाल हमें मिला है शंकर सिंह जी का, गुड लक सर। इनके पास 1000 रुपये के कुछ शेयर पड़े हुए हैं, 1240 तक गया था। हमारे सनी जी और अंशुल जी दोनों पॉजिटिव थे, तो टारगेट 1300 रुपये के देखे थे, पर यहीं से प्रॉफिट बुक हो गया 1240 से, मतलब काउंटर थोड़ा सा नीचे आ गया। अभी भी इनकी प्रॉफिट रेंज में है, मतलब 1000 का लिया है, 1170 के करीब चल रहा है काउंटर,
लेकिन बोल रहे हैं कि सर 6 महीने का टाइम दूं तो दोबारा वो 1300 की तरफ जाएगा या 1240 पर अटक जाएगा? अंशुल जी। 4-6 महीने का अगर समय देते हैं और 1000 रुपये का स्टॉप लॉस लगाते हैं तो आपको 1300 प्लस के टारगेट आराम से मिल जाएंगे, लेकिन स्टॉप लॉस लगाएंगे तो। ठीक है सर। एक हमारे दर्शक हैं अंकुश अग्रवाल जी, ये पूछ रहे हैं सम्मन कैपिटल और वोल्टास में क्या टारगेट ले सकते हैं? देखिए वोल्टास में 1349 के ऊपर सस्टेन कर रहा है तो मोस्ट लाइकली ऊपर में 1495 तक के टारगेट आपको मिल सकते हैं एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म में, और अगर उसके ऊपर खींचा लग नहीं रहा खींचेगा 1495 पकड़ के चलिए 1490-95 तक के टारगेट आपको वोल्टास में मिल सकते हैं। दूसरा सम्मान कैपिटल, ये पुराना इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस है शायद, ये वही स्टॉक है। परसों बड़ा वॉल्यूम था 68 मिलियन का और अच्छा खासा वॉल्यूम राइज था, तो एक बार 146 तक जा सकता है। 146 निकला तो फिर बड़ी तेज़ी बनेगी, तो अगर बाई करना भी है तो 146 निकलने का वेट करना चाहिए। ऐसे मोमेंटम इसमें जनरली आते हैं और तुरंत डेड भी हो जाते हैं। एक हमारे दर्शक हैं कमलेश जी, वो पूछ रहे हैं कि सर स्टील एक्सचेंज अब दोबारा री एंट्री कर सकते हैं क्या? स्टील एक्सचेंज दोबारा री एंट्री करना है तो 11.47 निकलने का वेट कीजिए, उसके बाद करेंगे। ठीक है। गीतू जी पूछ रही हैं MCX पर एवरेज कर लें क्या? देखिए ये एक्सचेंज स्टॉक अब मेरे लिए ख़त्म हो चुके हैं और 7671 इसके नीचे MCX आके क्लोज किया है, ब्रेक डाउन दे दिया है, लेकिन आज के सेशन में पुल बैक है। तो नेक्स्ट लेग में 1-2 दिन 4 दिन बाद जब भी 7500 और 7600 ये जोन तोड़ेगा तो फिर मैं लंबी डाउन साइड देख रहा हूँ। मेरे लिए बाइंग तो ख़त्म हो चुकी है, सेलिंग मेरे लिए 7500 के नीचे आना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। पवन झा जी पूछ रहे हैं PEL पिरामल एंटरप्राइजेज 1290 रुपये के लिए हुए हैं, इसमें क्या करें सर? देखिए PEL में ब्रेकडाउन आ गया है। PEL में पहले तो ब्रेकआउट फेल हुआ है 1262 का, जिसका लॉन्ग लिक्विडेशन का टारगेट 1100 था जो आ चुका है। अब अगर 1100 के नीचे टिक ही रहा है तो एक बार के लिए आपको 1012 तक मिल सकता है, बट जो सेलिंग की अपॉर्चुनिटी थी, मतलब एग्जिट करने की जो अपॉर्चुनिटी थी 1240 पे था, अब तो वैल्यू बाई जोन में आ गया है। तो इन्वेस्टर्स यहाँ पे एक्यूमुलेट करना स्टार्ट करेंगे, तो ट्रेडर्स को यहाँ पे बहुत ज़्यादा उंगली नहीं करनी चाहिए, शांति से बैठिए। जिस भी दिन फेल करे 1100 का जो ब्रेकडाउन है इसको फेल करके 1120 1130 के ऊपर टिकना स्टार्ट करे तो फिर बाइंग कीजिएगा, 1240-1260 रुपये मिल जाएगा। ठीक है। एक सवाल है स्वान एनर्जी पर 514 रुपये के लिए हुए हैं, 460 चल रहा है, इस पर आपका व्यू? स्वान एनर्जी में ऊपर में 523 तक जा सकता है, बट मेरा कोई बाइंग का कोई सलाह नहीं है क्योंकि डबल बॉटम बना है तो एक बार नेकलाइन टेस्ट करने 520 515 ये जोन तक जा सकता है। बहुत अच्छी बाइंग की सलाह नहीं है। 520 निकल गया तो ज़रूर मेरा इंटरेस्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं मंटू जी, गॉडफ्रे फिलिप्स लेना चाहते हैं इस रेट पर 3 महीने के लिए, क्या करें? देखिए गॉडफ्रे में टारगेट कंप्लीट हो चुके हैं, 11,444 के टारगेट 2 बार टेस्ट कर चुका है, तो अब इसमें कोई ट्रेड बन नहीं रहा, बल्कि प्रॉफिट बुकिंग आती हुई ज़्यादा दिख रही है। दूसरी दिक्कत इसमें यह है कि स्टॉक स्प्लिट आने वाला है ये 16 सितंबर को, तो वापस से रिलायंस बजाज फाइनेंस नहीं झेल पाया, HDFC लग नहीं रहा कि झेल पाएगा, तो गॉडफ्रे फिलिप तो वैसे भी 53,000 करोड़ का ही मार्केट कैप है, तो इसमें भी दिक्कत बनी रहेगी। अभी छोड़ देना चाहिए 2-3-4 महीने के लिए। अब स्टॉक स्प्लिट जब तक वो अपने आप को डाइजेस्ट ना कर ले तब तक छोड़ दीजिए। ठीक है। सोनू यादव जी का सवाल है, नव भारत वेंचर 682 का लिया हुआ है इन्होंने, इस पर क्या करें? ये नावा के नाम से आता है। नावा के नाम से आता है, बिल्कुल 707 चल रहा है आज। प्रॉफिट तो है इन्हें अंशु जी थोड़ा बहुत? ये हमारे क्लाइंट्स के बाद लॉन्ग हो सकता है 630 रुपये के आसपास से। ओवरऑल मेरे को 850 800 जाते हुए दिख रहा है। वीकली पे बड़ा ब्रेकआउट बना है, वीकली पे पूरा कप एंडल पैटर्न था और कितने दिन था 227 दिन, या वीकली चार्ट पे देखेंगे तो 47 वीक्स का कप एंडल पैटर्न ब्रेकआउट है। क्लाइंट लॉन्ग हो सकते हैं। ब्रेकआउट बना था 640 की जोन में, वहाँ से क्लाइंट लॉन्ग हो सकते हैं। 800-850 रुपये मिल सकता है आपको। पुष्कर जी कह रहे हैं सर मेरा सवाल जानबूझकर नहीं ले रहे हो क्यों पुष्कर जी, ऐसा क्या हो गया आपके साथ? आपका सवाल ही अब दिखाया, काफ़ी नीचे आपका सवाल आया,
सर होता क्या है कि बहुत सारे जो दर्शक ऑलरेडी सवाल पूछ रहे होते हैं, चाहे वो प्राइम मेंबर हों या हमारे रेगुलर व्यूअर हों, तो उनके सवाल भी देखने होते हैं। अब आपने काफ़ी लास्ट में आकर सवाल पूछा सर, इसलिए हो सकता है कि आपका सवाल मिस हुआ हो, या अगर आपने ऊपर भी डाला हो तो हो सकता है कि स्क्रॉलिंग में मिस हो गया हो। मैं आपका सवाल लेता हूँ, क्यों नहीं लूँगा। आलोक इंडस्ट्री 3000 शेयर हैं, 19 रुपये 25 पैसे के। अंशुल जी क्या व्यू है इस पर? आलोक इंडस्ट्री नीचे 1680 का जो गैप फिल करना था, गैप फिल करके बहुत बेहतरीन रिएक्शन है। 20 रुपये 40 पैसे, 21 रुपये 28 पैसे तक जा सकता है अगर 19 रुपये 20 पैसे निकाला तो। 19-20 लग तो रहा है निकाल लेगा, अगर निकालता है तो फिर 20-40, 21-28 तक जा सकता है, उसके बाद फिर 24-56। संध्या जैन जी का सवाल है, कंटेनर कॉर्प 610 रुपये के लिए है, 350 शेयर, क्या करना चाहिए और ले सकती हैं क्या? देखिए ये सब बाइंग क्लाइमेक्स वाले स्टॉक हैं और पीएसयू हैं, इनमें होना जाना कुछ नहीं है। डिफेंस में एक मौका आपको मिल गया था इंडिया पाकिस्तान वॉर की वजह से, बाकी कॉनकोर जब से 797 तोड़ा है और बाइंग क्लाइमेक्स का टारगेट 539 कंप्लीट किया है, तब से उसी रेंज में नीचे, थोड़ा सा उससे नीचे जाता है, थोड़ा ऊपर जाता है, बाकी हो इसमें कुछ नहीं रहा है और अगले 3-4 साल भी होता हुआ कुछ दिख नहीं रहा है। उस पर से स्टॉक स्प्लिट भी हुआ है 4 जुलाई को, तो उसका भी प्रेशर स्टॉक में बना रहेगा। एक हमारे दर्शक हैं मिस्टर फनी के नाम से आईडी बनी हुई है, वो बोल रहे हैं अंशुल जी पिछली बार भी जब आए थे दिल्ली तब भी सुस्त थे, इस बार आए हैं तब भी सुस्त हैं, रीज़न क्या है? अंशुल जी क्या मतलब दिल्ली पत्नी प्रेम, पत्नी वियोग, मतलब याद आ रही है बहुत ज़्यादा। अब इसमें तो हम देखिए हम कुछ आपको मदद नहीं कर पाएंगे, हम बस इतना ही कर सकते हैं कि आपकी वीडियो कॉल करा दें और आप पूरे दिन उनसे बात करें, उनको आराम से अपनी पल पल की खबर देते रहें। इस समय तो वो शायद आपको वीडियो इस पर देख भी नहीं होंगे। नहीं, मना कर दिए, स्टॉक मार्केट के शो नहीं देखना है। आज का तो आपने वैसे भी मना ही किया होगा। मंगलवार तो वैसे ही मना करके रखते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, मुझे पता है, हनुमान जी का दिन है। हनुमान जी का दिन है, बिल्कुल ठीक बात है। अगला सवाल हमें मिला है आशीष शर्मा जी का, रैमको सिस्टम पर 467 रुपये के लिए हुए हैं, 1 साल का व्यू। रैमको सिस्टम में ठीक ठाक FII होल्डिंग है, लेकिन स्टॉक चल नहीं रहा है। रेंज बनी हुई है, ऊपर 500, 520 और नीचे में सपोर्ट ले रहा है 368। फिलहाल ट्रेड डेवलप नहीं हो रहा है, ट्रेड डेवलप होने में और 2-3 हफ्ते लग सकते हैं, तो 2-3 हफ्ते बाद इसको रिव्यू करेंगे। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं पारस कुमार जी, ये पूछे हैं सर NSDL में फ्रेश एंट्री कर सकते हैं क्या? IPO बेस बनने तक अवॉइड कीजिए, IPO बेस जब बन जाएगा तब देखेंगे। बाकी स्टॉक ने स्ट्रक्चर तो अच्छा बनाया है, प्राइमरी साइन हैं IPO बेस बनने के, लेकिन प्रीएम्प्ट क्यों करना, जब बन जाएगा तो ब्रेकआउट पे प्ले कर ही लेंगे। इक्जिगो इतना बढ़िया ब्रेकआउट बना था, लगभग 199 के आसपास से 195 के आसपास से हमने 280-270 तक प्ले किया था, तो NSDL में भी जब बनेगा तो प्ले करेंगे ही। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है, भजीश के नाम से आईडी है, अपोलो माइक्रोसिस्टम और ममता मशीन, इन दोनों पर आपकी राय? देखिए ममता मशीन तो 458 जब से टूटा है, वो भी गैप के साथ, वो भी ख़राब अर्निंग्स की वजह से, तब से स्टॉक में कोई दम नहीं है। फिलहाल 420 रुपये का रेजिस्टेंस है, गैप फिल करने 458 तक जा सकता है। ट्रेड ढूंढ रहे हैं तो ट्रेड नहीं है। अपोलो सिस्टम्स में आपको याद होगा लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था कि ATR एक्सटेंशन कैंडल ऑलमोस्ट दिखने लगी है, बट चूँकि मोमेंटम बना हुआ है काउंटर में और 24 दिन में 78% की रैली है, तो आज ओपन लो के साथ चला है, तो आज के लो को अपना स्टॉप लॉस बना लीजिए। ये लास्ट हमने फ्राइडे डिस्कस किया था, तो उस दिन भी था कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस फ्राइडे का लो 243 था, अब वो बढ़ के आ गया है 265। तो जब तक 265 प्रोटेक्टेड है आप होल्ड कर सकते हैं। बाकी ATR एक्सटेंशन दिखने लगा है, थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर देंगे तो ज़्यादा फायदे में रहेंगे। अगला सवाल हमें मिला है हीरो मोटो कॉर्प पर, देव लखोटिया जी का, ये पूछ रहे हैं सर आपका व्यू क्या है इस पर? हीरो मोटो में जो ट्रेड था अपना वो कंप्लीट हो चुका है। 44.17 पे ब्रेकआउट था, 48.68 का टारगेट था, वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद एक बेस पैटर्न जरूर बना है, बट समहाउ मेरा बहुत इंटरेस्ट नहीं आ रहा है इस बेस पैटर्न को प्ले करने में, जिसका ब्रेकआउट बना है 5200 पे और टारगेट बना है इसका 5500 का। लेकिन मेरा बहुत इंटरेस्ट नहीं है स्टॉक को प्ले करने में, अगेन रिपीट कर दे रहा हूँ, क्योंकि जो बढ़िया मूव था, बढ़िया ब्रेकआउट था,
वो निकल चुका है। ठीक है। एक हमारी दर्शक हैं रीना परमार जी, रेगुलर व्यूअर हैं, वो बोल रही हैं अंशुल जी की आवाज़ इतनी सुस्त क्यों है आज, और एलटी फूड पर 477 रुपये के इन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए लिए हुए हैं, उस पर क्या करें? देखिए सुस्त आवाज़ इसलिए क्योंकि आज अपने सेटअप में नहीं है, और अपने सेटअप पे मतलब अपनी मान में तो शेयर 100 लोगों से लड़ लेता है। तो लड़ना क्यों है अंशुल जी? नहीं, बात सुस्ती की है ना, तो अपनी जगह, अपनी लोग, अपना कंफर्ट वो एक अलग होता है। यहाँ इतनी लाइट आइट चमक रही है कि एक तो आंखें मतलब वो जा रही हैं। खैर एलटी फूड में फ़िलहाल तो नीचे जा रहा है, 388 रुपीज़ तक जा सकता है। मतलब अगर आ भी जाएगा तो वहाँ पे मेरा बाइंग का ही इंटरेस्ट रहेगा, मेरा अभी सेलिंग का कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे 5 क्वार्टर से 16-17% सेल्स राइज है, 2 क्वार्टर से ईपीएस ग्रोथ आना स्टार्ट हुई है, तो पैटर्न अच्छा बिल्ड कर रहा है। हालांकि जो 176 डेज का कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट था, उसके बाद स्टॉक ने बहुत कुछ नहीं किया, तो बेस ऑन बेस पैटर्न बन रहा है और 6-8 महीना हो सकता है खींच ले, बट इवेंचुअली काउंटर को जाना 700 रुपये है। तो अगर आप ट्रेडर हैं तो अभी ट्रेड मत ढूंढिए, नहीं बन रहा है। अगर आप इन्वेस्टर हैं और आपको गलती से 400 के नीचे मिल गया, 388 मेजर सपोर्ट है, 388-400 के आसपास मिल गया, तो एक्यूमुलेट करके छोड़ दीजिएगा। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं संजीत कुमार जी, इनका सवाल है सर एनी टर्न अराउंड जो कि आपको दिख रहा हो अबाउट इंडिया और हनीवेल ऑटोमेशन में? अबाउट इंडिया, देखिए अबाउट इंडिया को बेच के खाली कर लीजिए। वीकली चार्ट पे ऑलमोस्ट बाइंग क्लाइमेक्स हो चुका है और 33,330 पे ये कंफर्म भी हो चुका है। तो अबाउट में अब बहुत लंबा कुछ नहीं बनता है, अबाउट को अब छोड़ देंगे तो ज़्यादा अच्छा है। अबाउट में अब कुछ खास दिख नहीं रहा है, मेरे को नहीं लग रहा है कि अब ये बहुत लंबा पैसा आपको कमा के देगा, क्योंकि ऑलरेडी बड़ा विनर हो चुका है ये। दूसरा स्टॉक कौन सा था? हनीवेल ऑटोमेशन। हनीवेल, ये भी पुनः हुनाट इसमें तो बाइंग क्लाइमेक्स हो चुका है, 48,000 पे हो चुका है। उसके बाद बाइंग क्लाइमेक्स के टारगेट के भी नीचे आ चुका है, 34,000 के नीचे। कुछ नहीं है, स्टॉक में साइडवेज मोमेंटम रहेगा 41,500 और 35,000 के बीच में। मैं अपने पीसीआर टीम से बोलूँगा कि हनीवेल ऑटोमेशन करके कंपनी है। हनीवेल एक्चुअली क्या है कि ये इंटरनेशनल ब्रांड है, तो आप अगर इसको गूगल सर्च में डाल रहे हैं ना, तो वो इंटरनेशनल कंपनी वाली जो आप ग्राफिक्स दिखा रहे हैं वो दिखा रहे हैं उसका शेयर प्राइस। आप इंडिया वाला दिखाइए, हनीवेल ऑटोमेशन, यस, ये 37,785 वाला एग्जैक्टली ये वाला शेयर है जो कि जिस पर अंशुल जी ने राय दी है। अगला सवाल हमें मिला है यहाँ पर संदीप सिंह जी का, अमरा राजा पर सवाल पूछ रहे हैं सर, इस पर आपकी राय? अमर राजा बैटरी ठीक लग रहा है मेरे को, मैं बाई देने के भी मूड में बैठा हूँ, लेकिन 1050 के ऊपर अगर 1050 निकला तो फिर करीब करीब 1104 और 1104 निकला तो फिर 1200, दो टारगेट मिल सकते हैं। वॉच लिस्ट में बनाए, जिस भी दिन बाई बनेगा, ब्रेकआउट बनेगा, उस दिन बाई जरूर देंगे। वॉच लिस्ट में टॉप प्रायोरिटी पे है बाई लिस्ट के। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं शेखर जी। शेखर जी कह रहे हैं सर अंशुल सर आज आप पिंक शर्ट में बहुत गजब लग रहे हैं, और वैसे मुझे तो थोड़ा पर्पल टोन में ज़्यादा दिख रही है, पिंक तो लग नहीं रही। हाँ, लेकिन हो सकता है कि शायद उनके पास जो शेड जा रही हो ना अंशुल जी, वो थोड़ा सा पिंक साइड पर जा रही होगी, कोई बात नहीं। लेकिन इनका सवाल बिरला सॉफ्ट और एक्सिस बैंक इस पर है, क्या राय है इस पर आप अंशुल जी आपकी? देखिए बैंकिंग में अगेन आई वुड रिपीट कि इंडिविजुअल काउंटर्स पिक करना बहुत मुश्किल हो रहा है और बहुत मुश्किल होने भी वाला है, क्योंकि एचडीएफसी बैंक में स्टॉक स्प्लिट हुआ है। तो इंडिविजुअल काउंटर्स पकड़ने की जगह बैंक 20 पकड़ के चलिए। अगर आपने लिया होता तो 2 दिन में ठीक ठाक पैसा बन रहा था बैंक 20 में। तो मैं अभी भी इंडिविजुअल काउंटर्स की जगह बैंक 20 ही प्रेफर करूँगा। एक बार 1032 तक अगर मिल जाता है एक्सिस बैंक, वहाँ पे स्वीप करता है, क्योंकि वीकली पे मेजर सपोर्ट है, वो स्वीप होता है तो मैं बायर रहूँगा। बट अगेन मैं इंडिविजुअल पिक्स की जगह फ़िलहाल अगले 3-4 महीने या 5 महीने बैंक 20 में ही ट्रेड करना पसंद करूँगा, क्योंकि वहाँ पे अपॉर्चुनिटी आपको ज़्यादा मिलेगी। कोई भी बैंक चले या सब थोड़ा थोड़ा चले तो आपको वो अच्छा पैसा दे देगा। दूसरा इनका काउंटर था बिरला सॉफ्ट, ये अगेन डेट काउंटर है, ऊपर से बाइंग क्लाइमेक्स जब से हुआ है
तब से हम इसको डिस्कस करते आ रहे हैं। लगभग बाइंग क्लाइमेक्स कंप्लीट हुआ था इसका और कंफर्म हुआ था 738 पे। 738 के बाद से स्टॉक गिर के आया 330 तक, उसके बाद से रेंज बनी है 452 और 374। तो डेड काउंटर है, बहुत कोई मेरा इंटरेस्ट नहीं है इसमें। ठीक है, अगला सवाल हमें मिला है मीत शाह जी का ग्रीव्स कॉटन पर। सर इस पे क्या बाय और कर सकते हैं या प्रॉफिट बुक करके निकल जाएं? ग्रीव्स कॉटन में अब तो जाके बाउंस बैक बनना स्टार्ट किया है। काउंटर में 68 दिन में 47% की फॉल थी, पीछे बड़े वॉल्यूम से चला भी था, वापस से उसी रेंज में आ रहा है। 244 तक जाएगा। 244 पे एक बार सवाल पूछ लीजिएगा, लास्ट टाइम भी वहीं से पलटा था 244.30। तो इस बार अगर निकाल लिया तो आपको और अपसाइड मिलेगी, नहीं तो वहीं पे जाके अटकेगा। तो 244.30 का वेट कीजिए, मतलब 240-244 का वेट कीजिए, वहाँ पे देखते हैं क्या करेगा। ठीक है, आज काउंटर में अच्छा मूव भी है इस काउंटर पर। एक सवाल हमें मिला है जीत गुर्जर जी का, बोल रहे हैं कि बिग फैन ऑफ अंशुल सर। सर निफ्टी, बैंक निफ्टी का लेवल क्या होना चाहिए, आप क्या टारगेट लेकर चलें? और फिर इनका सवाल है JSW स्टील पर 1012 के लिए हुए। देखिए मेरे जितने टारगेट थे लगभग अचीव होने वाले हैं या हो चुके हैं निफ्टी बैंक निफ्टी पे। तो अभी फ्रेश व्यू 1-2 दिन बाद लिया जाएगा जब FII का डेटा थोड़ा सा सेटल हो जाए। बैंक निफ्टी में थोड़ा सा और अपसाइड मिल सकता है 54,445 तक, वो आने के बाद डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। बट मोस्टली टारगेट अचीव हो गए हैं। सेकेंड पार्ट क्या था सर इनके क्वेश्चन का? JSW स्टील 1012 रुपये के लिए हुए। JSW स्टील में अभी कोई ट्रेड बन नहीं रहा, ऊपर से एक ब्रेकआउट 1064 पे इसने फेल किया है। लॉन्ग लिक्विडेशन का टारगेट 1000 के आसपास का है, तो अभी मेरे को लॉन्ग साइड में तो नहीं दिख रहा है। और एक तो वेजिंग अप मूव है, तो मैं वैसे भी JSW स्टील को बहुत अच्छा नहीं सेलेक्ट करूँगा। मैं ऑन द डिप्स या जब भी पैटर्न कंप्लीट होगा तो हिंडाल्को और टाटा स्टील, ये 2 ही सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, एक हमारे दर्शक हैं रिंकू सिंह जी, ये बोल रहे हैं विक्रम सोलर, इस पर आपका व्यू? विक्रम सोलार, इसकी तो अभी लिस्टिंग को 4-5 दिन हुए हैं, तो इसमें तो कोई व्यू नहीं है। और वही IPO का पॉजिटिव लिस्टिंग थी और इसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस तो पहले ही दिन ट्रिगर हो गया होगा ऊपर से, जिस हिसाब से सेलिंग आई है। अभी इस पर कोई व्यू नहीं है। ठीक है, नेटवर्क 18 और जमुना ऑटो। नेटवर्क 18 याग्निक विंची जी ने लिए हुए हैं 59.3 के, और माफ़ कीजिएगा नेटवर्क 18 हाँ 59.3 के, और जमुना ऑटो 103 रुपये के। जमुना ऑटो पर तो मैडम टारगेट सर ने हिट करा दिया था 50% पोजीशन का, तो 109 रुपये 110 रुपये के करीब अभी थोड़ी देर पहले ही चल रहा था। लेकिन मैं दोबारा पूछ लेता हूँ दूसरा टारगेट क्या है, और दूसरा कि नेटवर्क 18 पर आपका व्यू? नहीं, जमुना ऑटो 112.60 किया था, हमने अपने क्लाइंट्स को प्रॉफिट बुकिंग दे दी है। अब कोई नया ट्रेड बनेगा तब देखेंगे, बाकी स्टॉक 120 रुपये जाते हुए दिख रहा है। नेटवर्क 18 3 दिन 53.76 के सपोर्ट जोन के नीचे ट्रेड किया है, आज वापस ऊपर आने की अटेम्प्ट कर रहा है। मेरे को ये स्टॉक आराम से 100 रुपये जाते हुए दिख रहा है। तो किसी भी तरह का ब्रेकडाउन अगर आता है मैं उसको इग्नोर कर दूंगा। ब्रेकडाउन लेवल के ऊपर वापस जैसे रिक्लेम होगा जैसे आज हो रहा है, तो और अगर स्ट्रेंथ के साथ क्लोज करता है, वॉल्यूम के साथ क्लोज करता है, तो मेरा इंटरेस्ट दोबारा लौट आएगा। तो दोनों अगेन तीनों दिन जब गिरा था वॉल्यूम लेस देन 25% था, ये मैंने बार बार नोटिस कराया था कि वॉल्यूम लेस देन 25% और 50 डे एवरेज वॉल्यूम है, यानी केवल रिटेल निकल रहा है, कोई भी इंस्टीट्यूशन नहीं निकल रहा है। और आज देखिए 53.76 रिक्लेम होने लगा है। तो 2-4 दिन इसके ऊपर अगर टिक जाता है तो वापस से मैं बाई कॉल दूंगा, क्योंकि यहाँ से टारगेट 100 रुपये का है, तो छोटे छोटे जो ब्रेकआउट्स हैं वो प्ले करते रहेंगे हम।